हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग टीजीटी पीजीटी का टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आपका टेस्ट नंबर 5 में दिए गए थे, सारे प्रश्न मैक्सिमम जो है आपके रिपीटेड दिए गए थे। हालांकि सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पे नहीं रखे गए थे, कुछ प्रश्नों को डायरेक्ट रख दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों को उनके विकल्पों में परिवर्तन या फिर उनकी व्याख्या से संदर्भित करके यहाँ पे लिया गया है। ठीक, तो इसलिए इसको जो भी आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया या जिन लोगों के भी यहाँ पे मैसेज आए थे कि इस प्रश्न को यहाँ पे डिटेल में देखना है, तो उन सभी प्रश्नों को हमने अंडरलाइन कर लिया, उनको फोकस करके यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्लस यहाँ पे ये भी बात हम लोग कर लें कि अभी जो आपका यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा है, तो यूनिट वाइज टेस्ट से फ़ायदा ये है कि एक टॉपिक से या एक यूनिट से आपको 50 से 60 प्रश्न, जो भी कल का जो है लगभग 80 से 90 प्रश्न आपको अवेलेबल कराए गए थे। तो वो चूँकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, सौरमंडल और आपका इसमें अक्षांश देशांतर, इन सभी को भी शामिल किया गया था। क्योंकि अक्सर आपसे टीजीटी में तो आपका सिलेबस में है ही, लेकिन पीजीटी में कई प्रश्न यहाँ से बनाए गए हैं। तो आप 2016 में भी प्रश्नों को देखे होंगे। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया गया कि सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है। ठीक, विकल्प है 2000, 3000, 4000, 5000। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5000 होगा। देखिए बात क्या कह रहा है कि लगभग में, यदि 5000 की जगह 6000 होता, ठीक, कई जगह आपको 6000 भी मिलेगा, तो 6000 भी इसके सरफेस का तापमान होता है, यानी सतह का तापमान होता है। ठीक, सतह यानी कि आपसे इस तरह भी दे देगा कि सूर्य की सतह, या इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक, इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, या इसे फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक, तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये लगभग 6000 या 5500 के आसपास होता है। ये किसने बताया था, तो नासा के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया गया है। अगला देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो हेलियोसेंट्रिक का मतलब देखिए, हेलियोसेंट्रिक इसको इसलिए रखा गया यहाँ पे, हिंदी में ये भी कहा जा सकता था कि सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड। ठीक, तो हीलियोसेंट्रिक का यानी कि पृथ्वी केंद्र से ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की गई। और यह संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, तो इसी को हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोला गया था। तो इसमें देखिए ये दिया गया कॉपरनिकस के द्वारा 1543 में। ठीक, आपसे प्रश्न डायरेक्ट ये पूछे भी गए हैं, टीजीटी 2016 का ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया था कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया है। अब इसमें देखिए क्या कर दिया गया कि कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये तो आपका परिचर्चा हो ही गया। ठीक, कॉपरनिकस ने दिया, कब दिया, तो ये आपका 1543 में दिया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, प्रातःकालीन शांति की भूमि। तो प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है। ठीक, तो जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है, ताइवान है। तो प्रातःकालीन जो शांति की भूमि है वह किसे कहा जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का बी, यानी कोरिया को जो है प्रातःकालीन शांति का भूमि कहा जाता है। जापान को क्या बोला जाता है, ये आप लोगों ने देखा था कि जापान को उगता हुआ सूर्य या प्रथम सूर्योदय का देश भी कहते हैं जापान को। ठीक, और उसके बाद मध्य रात्रि का, यहाँ से कुछ और चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। ये आपका सौरमंडल वाले में कराया भी हूँ। ठीक, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे हो गया। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है, कोरिया को बोला जाता है। सफ़ेद हाथी की भूमि, ठीक, सफ़ेद हाथी की भूमि किसे बोला जाता है, थाईलैंड को। और हजार झीलों का भूमि, हजार झीलों की देश या भूमि किसे बोला जाता है, फिनलैंड को। और स्वर्णिम पैगोडा, ठीक, स्वर्णिम पैगोडा किसे बोला जाता है, म्यांमार को। ठीक, प्रातःकालीन शांति की भूमि बोला जाता है कोरिया को। अगला देखिए, पेरिहेलियन की स्थिति कब होती है। अपहेलियन, पेरिहेलियन, अपसौर, उपसौर आपने सुना होगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि पेरिहेलियन की भूमि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, पेरिहेलियन की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 22 दिसंबर या 21 जून को। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो आपका है पेरिहेलियन आपका 3
3 जनवरी को यहाँ पे होता है। ठीक, तो पेरीहेलियन का मतलब ये होता है कि उपसौर। ठीक, क्या लिया जाता है यहाँ पे, पेरीहेलियन की हिंदी समझ लीजिए उपसौर है ये, और ये पृथ्वी के निकटतम दूरी को ही पेरीहेलियन कहा जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न आपके दिमाग में ये भी उठता होगा कि यार जनवरी में यानी कि 3 जनवरी को अपने यहाँ ठंडी पड़ती है। ठीक, तो जब सूर्य से नज़दीक पृथ्वी आ जाएगी तो ठंडी कहाँ रहेगी, वो तो गर्मी महसूस होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी बनी रहती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जब आपसे पूछा जाए कि उपसौर, उप का मतलब क्या हुआ, उप का मतलब होता है नज़दीक, अप का मतलब होता है दूर। ठीक, जैसे ये समझिए अपसरण, प्लेटों का अपसरण, अपसरण यानी कि दूर जाना, अभी अभी मतलब नज़दीक आना। ठीक, तो यहाँ से आप ये समझिएगा कि अपसौर उपसौर 3 जनवरी को होता है और इसे बोलते हैं पेरीहेलियन की स्थिति। यहीं जो है 4 जुलाई को आपका होता है अपसौर। ठीक, अपसौर का मतलब कि सूर्य जो है पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है और इसे अपसौर या अपहेलियन कहते हैं। उपसौर को पेरीहेलियन कहते हैं, जो 3 जनवरी को देखने को मिलता है। ठीक, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है, आप लोग जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है ये लगभग 14 करोड़ 90 या 95 लाख किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे आप 15 करोड़ किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक, तो नज़दीक और दूर का तात्पर्य यहाँ से आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे देखिए हमारी सौर प्रणाली में किस ग्रह का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक, बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो इसलिए चला जा रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ समझानी होती है। तो यदि आपको स्पीड में देखना होगा तो आप ऊपर देखिएगा, जब यूट्यूब चलाते हैं यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे, इन्हीं 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पीड दे देगा। ठीक, स्पीड आप जो है उसको बढ़ा लीजिएगा 1.5 पे या 1.75 पे या 2.0 पे, यानी जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ इसका दुगना स्पीड भी इसमें हो जाएगा। तो आपके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो हमारी सौर प्रणाली में किस ग्रह का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। तो इसमें देखिए जो पृथ्वी है पहले उसका औसत घनत्व हम लोग देख लेते हैं। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व पाया जाता है ये लगभग कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक, और ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या मीटर में भी व्यक्त किए जाते हैं, तो घन सेंटीमीटर में होता है। तो पृथ्वी का जो घनत्व है ये हमारी सौर प्रणाली के अन्य ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका औसत घनत्व लगभग 5.5 के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, सबके अलग अलग घनत्व के बारे में आप लोग यहाँ से नोट डाउन करिएगा। पृथ्वी का, बुध का, मंगल का और बृहस्पति का, सबका आप लोगों को क्या करना है कि घनत्व ये देख लेना है। और पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो सहायक तत्व है वो कौन सा है, वो लोहा है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें राइट आंसर आपका हो गया 5 का डी, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि कितनी है। ठीक, पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि लगभग कितनी है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की जो विषुवतरेखीय परिधि है ये लगभग 40,076 है। कितना है, लगभग 40,076 है। इसमें देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 6 का। ठीक, 40,075 के आसपास होती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, ये आप जानते हैं। विषुवतरेखीय त्रिज्या लगभग जो है 6,378 यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। आगे देखिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, किसका, चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.2 के आसपास लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 1.3 सेकंड के आसपास। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने % है। देखिए स्थलीय भागों के बारे में आप लोगों ने देखा ही था। अब यहाँ पे जलीय भाग की बात की जा रही है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे
स्थल भाग तो उतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन जलीय भाग तो ज़्यादा है। तो कितने परसेंट लगभग है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे जलीय भाग लगभग 81% है। ठीक, 81% है। आगे देखिए, पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई कितनी है। पृथ्वी के बाह्य अंतरतम यानी आउटर कोर आप कह सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी है। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया गया है 5150, 63, 71, 7200, 8100। तो देखिए बाह्य अंतरतम यानी आउटर कोर की 5150 है और इनर कोर की 63, 71 है लास्ट में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बाह्य अंतरतम 5150। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत जो मोटाई है वो कितनी है। तो भूपटल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक, अगला देखिए, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है। 11 नंबर है कि एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है। तो एक चंद्र दिवस की अवधि लगभग यहाँ पे जो आपका होती है 24 घंटे 52 मिनट के आसपास होती है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको हुआ है। जो एच लिखा गया है, एच यानी कि आवर है और एम यानी कि मिनट है। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक चंद्र दिवस जो है 24 घंटे 52 मिनट का होता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। और अगला देखिए, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग किससे बना है। फेल्सपार से, क्वार्ट्ज से, एम्फीबोल से या फिर अब्रक से। तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी है उसका लगभग 50% पार्ट जो है फेल्सपार से बना हुआ है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों के या आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है। ठीक, आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप कौन सी शैलें हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, गैब्रो का क्या होता है, सर्पेंटाइन। ठीक, ग्रेनाइट का नीस होता है, स्लेट का सिस्ट होता है। ये सभी कैसी चट्टानें हैं, ये आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों का ही ये रूपांतरण रूप होता है। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे। और यहाँ से एक बात और आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है ज़्यादातर लोग जो मान लीजिए हाई स्कोर वाले हैं या अच्छा स्कोर करते हैं, तो कृपया आप लोग जो है आंसर की भी सबमिट कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आप लोगों के हाई स्कोर को देख के और लोगों का जो संतुलन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसलिए यदि आप आंसर की सबमिट करेंगे तो उन लोगों को थोड़ा सा विश्वास रहेगा ये, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर एक दो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। आगे देखिए, दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन सा एक नहीं है। तो कौन सी चट्टानें दानेदार आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक, तो इसमें जो आपका आग्नेय ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायोराइट है, प्यूमिस ये जो आपका दानेदार के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, 15 नंबर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, माउंट इरेबस ही आपका अंटार्कटिका पे कोलंबिया दिया है। माउंट अनुंग इंडोनेशिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और जो दिया है ग्रिम्स ओटन है आइसलैंड में। किलायू ये आपका किलैया ये यूएसए में है। देखिए जीआईसी में प्रश्न पूछा था, 2017 का जो पेपर हुआ था जीआईसी का, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया। तो इरेबस आपका अंटार्कटिका से रिलेटेड है या वहाँ पे राजद्वीप पे स्थित आपका ज्वालामुखी है। भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 4 क्षेत्रों में बांटा। ये देखिए हमने आपको सारे प्रश्न जितने भी यहाँ पे मिल रहे हैं सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें जो आपका दिया है कि किसने जो पृथ्वी के आंतरिक भागों को 4 क्षेत्रों में भूकंपीय लहरों के आधार पर डिवाइड किया है। तो ये विद्वान कौन है, ये हैं जेफरीज महोदय। निम्न में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित और विकसित किया। तो प्लेट विवर्तन की संकल्पना को किसने विस्तारित और विकसित किया। तो ये इसमें देखिए जेटी विल्सन भी हैं, मैकेंजी भी हैं, पार्कर भी हैं। इन सभी का योगदान प्लेट विवर्तनिक संकल्पना को विस्तार और विकास में रहा है। ठीक, तो 17 का आपका डी हो गया। किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। तो तापीय संकुचन जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये जेफरीज ने दिया था। ठीक, आगे आप लोग बताएंगे कि जॉली, होम्स और डेली का कौन सा सिद्धांत रहा है। यूएसए की कनेक्टिकट जो घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यूएसए की जो कनेक्टिकट घाटी है ये स्पेशली तंबाकू लिए जानी जाती है। समाना घास के मैदान कहाँ पे हैं,
ठीक। तो समाना घास के जो मैदान है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये उत्तरी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? चलिए ये देखिए प्रश्न आपका, फैक्ट ज़्यादातर यहाँ पे हैं। तो यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है? रियो ग्रांडो है। और कोलोराडो आपका, आपने कोलोराडो का पठार देखा ही होगा, यूएसए के मिडल पार्ट में लगभग पड़ता है। यूराल और बोल्गा नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? तो यूराल और बोल्गा जो नदियाँ हैं ये अपना जल जो है कैस्पियन सागर में गिराती हैं, और इसी वजह से कैस्पियन सागर की लवणता भी कम हो जाती है, क्योंकि इनके पास जो लवणता है वो कम होती है। लगभग 3% के आसपास जो है नमक नदियाँ वहन करती हैं, ऐसा तथ्यों के द्वारा स्पष्ट है। अगला देखिए कि रासायनिक अपक्षय के दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है। यानी रासायनिक अपक्षय के दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है। बेसिक आग्नेय, एसिड आग्नेय, उपयुक्त में से दोनों, ए और बी में कोई नहीं। ठीक। यहाँ पे देखिए यही प्रश्न आपका जो सेम प्रश्न दिया गया है, ये इसका 2 बार आंसर जो है दोनों में अलग अलग माना है। एक आपका 2003 में बेसिक माना गया है, फिर आपका एसिड माना गया है। 2001 में आई थिंक ये पूछा गया था। तो यहाँ पे जो रासायनिक अपक्षय के दृष्टि से किन चट्टानों का वियोजन ज़्यादा होता है, तो देखिए रासायनिक अपक्षय किन चट्टानों में ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से जैसे बेसिक आग्नेय जो चट्टानें हैं या बेसाल्ट का जो वियोजन होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो एसिडिक इग्नियस रॉक होती हैं जैसे ग्रेनाइट वगैरह हो गया, तो इन सभी का वियोजन जो है अपेक्षाकृत बेसिक इग्नियस के कम होता है। यानी बेसिक या क्षारीय आग्नेय के इनका वियोजन कम होता है। तो इसलिए विकल्प यहाँ पे आपका ये ज़्यादा सही है। कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? ठीक। तो कौन सी नदी स्थलाकृति जो है, जैसे जलोढ़ बिसर, प्राकृतिक तटबंध और भग्नासम शंकु। ठीक। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है? तो देखिए जो नदी बिसर्प है ये आपका निक्षेपण से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अपरदन से संबंधित है। ठीक। विसर्पों का निर्माण तो कभी कभी, लेकिन जो विसर्प बने हैं, ठीक, जैसे सपोज करिए कि नदी यहाँ से आपका प्रवाहित हो रही है और यहाँ ये बेग से जो है ये कटाव की, ठीक, कटाव करने के बाद क्या होता है कि इधर तो ये ज़्यादा कटाव करेगी, लेकिन इधर अपोजिट साइड में इसका डिपोजिशन होने लगता है। ठीक। पुनः जो है यहाँ से जब ये इधर ज़्यादा कटाव करेगी यहाँ पे, तो इधर थोड़ा सा डिपोजिशन होगा। ठीक। तो ये मियांडर की स्थिति देखने को मिलती है, विसर्प की स्थिति देखने को मिलती है। तो कहीं कहीं ये भी दे देता है कि ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के अंतर्गत शामिल हो सकती है। ठीक। तो फिलहाल ये दोनों में आती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अभी जो आपके विकल्पों में या प्रश्नों में जो आपसे पूछे गए हैं उसमें आप यही लगाएंगे कि ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है। गोखुर झील को जाना जाता है बिल्लोबोंग, मोर्ड झील, वायु या सभी? तो गोखुर झील को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? ठीक। 25 नंबर का देखिए प्रश्न आपका जो दिया गया है कि गोखुर झील को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? ठीक। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है गोखुर झील को बिल्लाबोंग, वायु, मोर्ड आदि नामों से भी जानते हैं, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पे आपका 25 का डी राइट है। ठीक। तो ये क्या होता है कि किसी नदी में प्रत्यक्ष जलीय भाग के रूप में निर्मित होने वाली झील को ही गोखुर झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गोखुर झील को बिल्लाबोंग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक। तो इसमें दे रहा है कि कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। प्रश्न है कि ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की मंद प्रणाली है। दूसरा है कि घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर 2 मुख्य प्रकार की हिमनदी हैं या हिमनदी ग्लेशियर है, तो ये भी आपका सत्य है। हिमयुग भूमि के समष्टिक समायोजन को प्रभावित करता है, ये भी सही है, क्योंकि आइसोस्टेसी के समायोजन को प्रभावित करता है हिमयुग। ठीक। अगला देखिए, हिमनदी अवक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है, ये भी आपका सही है। अवक्षेप मैदान या आउटवाश प्लेन भी इससे संबंधित है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो 3 विकल्प हैं ये तो सही हैं। जो सही नहीं है प्रश्न आपसे पूछा गया ये है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लेशियर एक मंद नहीं बल्कि ओपन सिस्टम होता है, जिसमें आप देखते हैं कि बर्फ़ जो है स्पीड से यहाँ पे या पिघलता है या आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो
यहाँ पे जो आपका मंद प्रणाली की जगह ये खुली प्रणाली है, बंद प्रणाली की जगह नहीं बल्कि खुली प्रणाली है, तो ये आपका रंग हो जाएगा। तो इसकी जगह खुली होता तो सभी सही होता। निम्न में से कौन सा हिमनद अपरदनात्मक कार्य के द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो हिमनद के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति कौन सी नहीं, हिमनद में कौन सी अपरदनात्मक कार्य की बात कर रहा है। ठीक, विकल्प है ड्रमलिंग, हिमसोपान, नुनाटक, सर्क। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ड्रमलिंग जो है ये आपका अपरदनात्मक नहीं बल्कि निक्षेपात्मक है, जबकि हिमसोपान हो गया यह आपका नुनाटक है। ठीक, या फिर सर्क है, हिमगह्वर है, कंगीनुमा कटक है, द्रोणी है, फियोर्ड है, यू आकार घाटी है, लटकती घाटी है, ये सभी अपरदनात्मक हैं। जबकि ड्रमलिन क्या है, उल्टी नौका की तरह इस तरह से होता है, और ये कैसा होता है, ये आपका निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया? तो अफ्रीका की जो मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ थीं उसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो ये यहाँ पे देखिए जो विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं उस आधार पे दिया गया है, डेविस है, किंग है, फाल्टर है या फिर पसर्गे हैं। तो 28 का जो प्रश्न आपका दिया गया है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे डेविस ने भी अध्ययन किया है। ठीक, फिलहाल चूँकि विकल्प में आपके पास अवेलेबल है पसर्गे भी डेविस भी, तो पसर्गे ने 1904 में मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किया, जबकि डेविस ने 1905 में किया था। ठीक, तो इसलिए इन दोनों ने क्या किया था कि कालाहारी मरुस्थल में इंसेलबर्ग के समीपी अध्ययन के करके आधार बताया था। इन्होंने इंसेलबर्ग युक्त समतल भाग को मरुस्थलीय अपरदन चक्र का अंतिम रूप भी दिया था। तो पसर्गे ने 1904, डेविस ने 1905। पसर्गे की जगह डेविस विकल्प रहता और डी में इनमें से कोई नहीं है, तो डेविस को जो है आपको यहाँ पे लगाना पड़ता। अगला देखिए, समस्त जलवाष्प का 90% भाग जो है भूतल के कितने किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है? हालांकि ये मैंने एक बार आपका करा दिया है प्रश्न ये। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है ये होगा 5 किलोमीटर जो है इतनी ऊंचाई पर जलवाष्प का लगभग 90% यहीं तक पाया जाता है। और सारी चीज़ें आपको मेंशन ही की गई हैं कि वायुमंडल में या जलवाष्प और वायु में नमी लगभग एक दूसरे के कितने 4 से 5 गुना के आसपास होती हैं, परसेंटेज के आसपास होती हैं। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के कम होने की दर है। तो क्षोभमंडल में जैसे ही आप ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कितनी दर से ये कम होता है? तो ये आसान सा प्रश्न है। ठीक, 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है प्रति किलोमीटर ये 6.5 के आसपास रहता है। कहीं कहीं आपको 6.4 भी प्रश्न में पूछे गए हैं। ठीक, यदि 5 रहेगा तो आप 5 लगाइएगा, 6.4 रहेगा तो 6.4 लगाइएगा, दोनों दिया है तो आप 6.5 ही लगाइएगा। ओजोन गैस की अधिकता भी देखिए, यही सेम प्रश्न आपका 31 नंबर का जो प्रश्न है यही सेम प्रश्न आपका पूछा गया है DSSB में, दिल्ली SSB में, जो आपको पेपर भी उपलब्ध कराया गया है। उसमें आप देखेंगे विकल्प में थोड़ा सा अंतर किया है कि 20 से 25, 30 से 35। तो जो सर्वाधिक सांद्रता होती है 22 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यहाँ पे चूँकि विकल्प में 20 से 30 है, 30 से 50, 40 से 10 से 40 है, तो यहाँ पे ज़्यादा सही जो 15 से 35 है। ठीक, तो राइट आंसर 31 का आपका बी हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है, वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन से भाग में मुक्ताब बादल पाए जाते हैं? ठीक, तो मुक्ताब बादल आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? समताप मंडल में। सूर्य से संचालित ऊर्जा है, तो सूर्य से संचालित कौन सी ऊर्जा है, यानी सूर्य द्वारा प्राप्त होती है क्या? सूर्यातप। निम्न में से कौन सा तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तो तापीय प्रतिलोमन का प्रकार कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, अप्रवाही प्रतिलोमन है, अभिवहनी प्रतिलोमन है। ठीक, ये आंतरिक प्रतिलोमन भी शामिल है। प्रतिलोमन के टाइप्स में आप लोगों ने देखा ही था। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कालिक प्रतिलोमन जो है ये तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। तापीय प्रतिलोमन की हम लोग बात करें तो उसमें आपका जो है अप्रवाही प्रतिलोमन है। ठीक, उसके बाद अभिवहनी या संपर्की प्रतिलोमन है, फिर आपका यांत्रिक प्रतिलोमन, यही 3 टाइप होते हैं। ठीक, प्रतिलोमन के। प्रतिलोमन का मतलब ये होता है जनरली हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन ये कम होने के बजाय जब जो है बढ़ जाए तो उसे प्रतिलोमन बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना होता है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना होता है? तो ये लगभग 35% होता है। निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक किसका होता है? तो बर्फ़ का होता है। ठीक,
निम्न में से कौन सा एक प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में कम से कम महत्व की है, यानी कि वायुमंडल जो गर्म होता है उसमें किस प्रक्रिया का महत्व काफ़ी कम है। ठीक, तो इसमें देखिए संचालन है, संवहन है, संघनन की गुप्त ऊष्मा है, पार्थिवीकरण है। यदि हम लोग वायुमंडल के गर्म होने की बात करें तो संचालन से गर्म होता है, कंडेंसेशन से, कन्वेक्शन से भी होता है, पार्थिवीकरण से भी होता है। संघनन की गुप्त ऊष्मा में तब होता है जैसे मान लीजिए बादल बन रहे हैं, बादल बनने के बाद जब वर्षा की प्रक्रिया होती है तब ये देखी जाती है। तो इस आधार पर यहाँ कह सकते हैं कि ये कम महत्व की है क्योंकि इससे कम गर्माहट महसूस होती है। अगला देखिए कौन सा जो है जलवायु नियंत्रक नहीं है, अक्षांश, ऊंचाई, पवन या वर्षा, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक, तो अक्षांश से ऊंचाई, पवन ये सभी शामिल है, जबकि वर्षा जलवायु नियंत्रक नहीं बल्कि इसका रिजल्ट एक प्रकार से आप कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा हवाओं के घुमाव को संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है। तो हवाओं के घुमाव का यानी कहाँ पे हवाएं किस दिशा में घूम जाएंगी, तो इसका स्पष्ट व्याख्या कौन करता है। ठीक, तो इसका जो स्पष्ट व्याख्या कर रहा है वह आपका 38 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा फेरल का नियम। ठीक, और इसका नियम आप लोगों को बताया भी गया, वाइसवेल्ड का भी नियम बताया है, हेडली ने किस सेल के बारे में बात की थी। ठीक, अगला देखिए कि अभिमानी व्युत्क्रमण या अभिमानी तापीय व्युत्क्रमण या अभिमानी तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, उच्च धरातल पर होता है या वायु के संपीड़न से, चक्रवात के समय या मेघाच्छादित आकाश के समय। तो जो आपका ये होता है ये उच्च धरातल पर होता है। आप जानते हैं कि जो पहाड़ी ढालों पर बस्तियां बनाई जाती हैं और घाटियों में नहीं बनाई जाती, इसका कारण यही है। ढालों पर खेती होती है जबकि घाटियों में खेती नहीं होती, इसका भी कारण अभिमानी तापीय प्रतिलोमन है। ठीक, वाताग्र जनन के लिए आदर्श दशा क्या है। तो वाताग्र जो उत्पन्न होता है उसके लिए जो आदर्श दशा है वह क्या है। ठीक, अस्थानांतरी पवन संचरण, घूर्णन पवन संचरण, अपसरणी पवन संचरण या विरूपणी पवन संचरण। तो विरूपणी पवन संचरण जो है वाताग्र जनन के लिए आदर्श दशा है। अगला है कि उपोष्ण उच्च ज्वार या उच्च दाब पेटियां कौन सी कहलाती हैं। ठीक, तो 41 का जो आपका यहाँ पे है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या उच्च भार पेटी जो लिखा गया है यहाँ पे भार लिखा गया है ये, तो ये कहलाती हैं कौन सी, अश्व अक्षांश। ठीक, 30 से 35 डिग्री। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो पवनों की उत्पत्ति का जो प्रत्यक्ष कारण है ये आपका वायुदाब में अंतर होता है। निम्न में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराओं के द्वारा ये होती है। कौन सी स्थानीय पवन शुष्क एवं ठंडी पवन है। ठीक, शुष्क और ठंडी पवन कौन सी है। ठीक, तो इसमें जो आपका ब्लिजार्ड है ये ठंडी पवन है, कनाडा के आसपास उत्तरी अमेरिका में आप जानते हैं। ठीक, बादलों का सर्वोत्तम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। बादलों का सर्वोत्तम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। तो ये हैं ल्यूक हावर्ड महोदय। वर्षा वाले दिनों में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है। तो जो वर्षा वाले दिन होते हैं दोपहर के बाद जो इंद्रधनुष वहाँ पे दिखता है वह किस दिशा में दिखता है। तो वह आपका पूर्व में दिखता है, आप जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती हैं। हरिकेन के व्यास की बात हम लोग करें तो हरिकेन का व्यास जो है देखिए अभी आपका जो आयोग के द्वारा माना गया है ये 100 से 200 के आसपास माना गया है, लेकिन 48 का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो आपका सबिन सर की किताब में दिया गया है ये आपका 160 से लेके 600 के ऑलमोस्ट जो है ये मेंशन है, या इससे एवं भी ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो फिलहाल 100 से 200 विकल्प यहाँ पे जो माना गया है ये ज़्यादा सही है। और यदि विकल्प आपके 160 से ऊपर दे रहे हैं या 600 के नीचे 160 से 600 दे रहे हैं तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि सबिन सर की किताब में भी यही लिखा गया है। ठीक, आगे देखिए आप लोग भी उस किताब में जो आपका मेंशन किया गया वो देख सकते हैं, या मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें कि 160 से लेके 640 किलोमीटर तक जो है इनका व्यास हो सकता है हरिकेन का, सबिन सर की बुक से है। ठीक, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कहाँ पे क्या है कैसे है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है और उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं। यानी आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, वर्षा जो है वो दिन में ज़्यादा होती है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय
तुल्य जलवायु में जो है ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जबकि भूमध्य सागरीय में आप जानते हैं शीत ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है। थानथेट द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, ये कितने भागों में उन्होंने किया था? तो बेसिकली उन्होंने दिया था तो 32 भाग ही उन्होंने प्रदर्शित किया था मैप पे, लेकिन बताया उन्होंने 120 था, लेकिन जो प्रदर्शन किया था वर्गीकरण का 32 ही किया था। इसलिए आप इसको गलत मानते हुए 32 को आप राइट मानेंगे। यदि 32 न रहे, 120 दिया रहे, तब आप 120 लगाएंगे। यदि दोनों रहे तो 32 लगाएंगे। पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का जो अनुपात होता है, यह कितना अनुपात है? यानी कि खारा जल और मीठा जल का जो रेशियो है, ये कितना पाया जाता है? तो ये आपका है 9.7 से 0.3 तक है। ठीक, 51। अगला देखिए, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहा जाता है? तो ये जो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना है, ये ऋणात्मक संचलन बोला जाता है, संचरण बोला जाता है। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जलराशि को क्या बोला जाता है? तो जलराशि को बोला जाता है धारा। ठीक, जब कोई गति जो है समुद्रों में निश्चित सीमा और निश्चित दिशा तक हो और तीव्र गति से बहने वाली जलराशि हो, तो उनको धारा बोला जाता है। निम्न में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से अलग है? यानी कि कौन सी धारा जो है चारों विकल्प में जो दिया गया है इनसे अलग है? ब्राज़ील है, लेब्राडोर है, फाकलैंड है, कनारी। ये सभी क्या है? ठंडी हैं, ये क्या है? गर्म है। ठीक, आगे देखिए, प्रवाल भित्ति निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रवाल भित्ति के निर्माण का जो स्थिर स्थल सिद्धांत है, ये आपका मूरे ने दिया है। ठीक, 55 का जो है बी होगा। इन महासागर, अब ये आप लोग बताएंगे कि डार्विन का क्या है और डेली का क्या है। स्थिर स्थल जो है मूरे का है, मरे का है। इन महासागरीय निक्षेपों में ग्लोबिजेरिना निक्षेप क्या है? हमने देखिए आपका दूसरी बार ये लगभग प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है इसी टेस्ट में। तो ग्लोबिजेरिना जो है ये आपका एक प्रकार का बायोलॉजिकल डिपॉजिट्स हैं या जैविक निक्षेप हैं। ठीक, 56 का बी। अगला देखिए, टेरोपाड जो पंख होते हैं ये किससे संबंधित हैं? तो सिलिका प्रधान या चूना प्रधान या कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो टेरोपाड हैं ये आपके चूना प्रधान होते हैं। सिलिका प्रधान आपका ग्लोबिजेरिना है। निम्न में से ये देखिए सुमेलित करना है आपका, अलग अलग संकल्पनाएं दी गए हैं। पारिस्थितिक निकेत या नीचे, इकोलॉजिकल निके किसने दिया है? 58 में देखिए। ठीक, तो इकोलॉजिकल नीचे ये आपका ग्रीनले का है। 58 हम लोग देख रहे हैं प्रश्न। ठीक, उसके बाद आपका जो डीप इकोलॉजी किसका है? अर्नेस्ट का है। इथोलॉजी किसने दिया है? तो एथोलॉजी जो है हिलेयर ने दिया है और इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हेकल ने दिया है। ठीक, इसी इकोलॉजी को इथोलॉजी किसने बोला है? ये हिलेयर है। देखिए एक एक विकल्प में भी आपको दे सकता है ये, तो ए राइट हो गया। आगे देखिए, वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को क्या बोला जाता है? तो वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उनके द्वारा जो एब्जॉर्ब की जाती है एनर्जी, उसकी संपूर्ण मात्रा को क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पादन। ठीक, और जब सकल प्राथमिक उत्पादन से श्वसन आदि को निकाल दिया जाता है, जो ह्रास होता है, तब उसे बोला जाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादक। ठीक, यही प्रश्न आपका DSSB में अभी आपका जो 11 जुलाई को होगा उसमें पूछा गया है और ये पेपर भी आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें अवेलेबल भी मैंने कराया है। जल्दी ही उसको भी सॉल्व करा दिया जाए क्योंकि उसमें लगभग 180 प्रश्न जो है आपके ज्योग्राफी के ही हैं। सुमेलित करना, इसमें देखिए विश्व दिवस और तिथियाँ, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है उसकी तिथियाँ भी दी गई हैं। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो आपका मनाया जाता है ये 3 मार्च को है। विश्व मृदा दिवस जो है ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो है आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। सभी मिले हैं 1, 2, 3 और 4 यानी बी राइट हो जाता है। अगला देखिए, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये है बर्नार्डिस्की के द्वारा किया गया था। बर्नार्डिस्की के द्वारा जीवमंडल शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। किसने प्रजाति के उद्भव में गुणात्मक परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया? तो प्रजाति उद्भव से संबंधित जो गुणात्मक प्रक्रिया का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डिब्रीज ने किया था। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे जनजाति समूहों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे रहती है? तो जनजाति समूहों की जो सबसे बड़ी संख्या रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। ठीक, तो जनजाति समूहों की जो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे रहती है? ये आपका तंजानिया में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, पटवा जो जनजाति है कांगो बेसिन में पाई जाती है।
और रुवाला जो है सऊदी अरब में, सेमांग मलेशिया की है, ये आपका सही है। इनुइट मध्य एशिया की जो दिया है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, सत्य या सही नहीं है। चलिए कैसे सही नहीं ये भी देख। तो यहाँ पे जो आप जानते हैं इनुइट जो जनजातियाँ इनका आर्कटिक क्षेत्र से संबंध है, न कि मध्य एशिया से। ठीक, बटवा जनजाति कांगो बेसिन, रुवाल सऊदी अरब, सेमांग मलेशिया। विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग लगभग निर्जन है, यानी कि कितने परसेंटेज भाग पे लोगों का निवास नहीं है। 22, 33, 44 या 55। 65 में देखिए, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लगभग 33% भूभाग जो है निर्जन स्थानों के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट पार्ट में इतना ही देखते हैं, सेकंड पार्ट में आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक, सेकंड पार्ट में 60 प्रश्नों को नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही।